कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के शेष बचे हुए भाग को आज मैं बताऊंगा। युगों की इस योजना में मानव सभ्यता का सबसे आरंभिक युग आदिम साम्यवाद का था। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यह है कि मानव स्वयं अपने साधनों को पैदा कर सकता है एवं इसके विपरीत पशु उन्हें प्रकृति से जमा कर लेता है अथवा सीधे शिकार अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त कर लेता है। उसके अनुसार मानव के पूर्वज भी जानवर थे जो वृक्षों पर रहा करते थे। अपनी शारीरिक श्रम संबंधी एवं प्रकृति से संघर्ष करने की क्षमता के कारण मानव जानवर से मानव बन गया। आरंभ में उसके औजार, उसके हथियार और इनके प्रयोग का कौशल बड़ा सरल था, इसलिए मानव को लंबे अनाहार, अभाव एवं भय की अवस्था से गुजरना पड़ता था। लोगों में समानता थी, परंतु अभाव की समानता थी। सभी अभावग्रस्त थे, इसलिए इसे मार्क्स ने आदिम साम्यवाद कहा। आदि मानव जो झुंडों में रहा करता था, प्रकृति से सहयोग और संघर्ष दोनों करता था। इस प्रक्रिया से उसने अपने औजार, हथियार और कौशल विकसित किए एवं उसके पास कुछ शेष भी बचने लगा। कालक्रम में इसी बचे शेष माल को लेकर समाज के अंदर सार्थक संघर्ष आरंभ हुए। वे लोग इसमें विजयी हुए जिनके पास जानवर, औजार, हथियार अधिक थे। इन्होंने दूसरे को अपने अधीन कर लिया। चूंकि आरंभ में शासन की संस्थाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुधा बांधकर दंडित करके रखा गया। वर्ग विभाजन का आरंभ यहीं से शुरू हुआ। जब औजार, हथियार आदि पर अपनी प्रभुता के चलते एक वर्ग दूसरों पर हावी हुआ, तब उसने अपनी वर्ग प्रभुता को बनाए रखने के लिए राज्य, सरकार, कानून आदि का निर्माण किया एवं समाज में उपलब्ध नियमों आदि को भी वर्ग प्रभुता के अनुरूप बदल लिया। इसमें मेहनत करने वालों को बांधकर गुलाम बनाकर रखा गया था। इसलिए इसे गुलाम समाज कहा गया। इस समाज में प्रौद्योगिकी के विकास और परिवर्तन के कारण तथा नई तकनीकी के वाहक के रूप में एक समूह के उदय कारण तथा इस समूह के द्वारा गुलामों के वर्ग का नेतृत्व किए जाने के कारण अंततः जो वर्ग युद्ध और क्रांति हुई, इसके फलस्वरूप सामंती समाज का उदय हुआ। इसमें जमीन सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई। किसान सबसे अधिक खटने वाले एवं सामंत जमीनों के मालिक होने के कारण शासक वर्ग हुए। इस युग में अंततः नए एवं वर्ग के नेतृत्व में एक नई प्रौद्योगिकी के विकास के कारण एवं उनके द्वारा किसानों के संघर्ष के नेतृत्व के कारण अंततः जो क्रांति होती है, उससे पूंजीवाद का उदय होता है।
जो अपने पूर्ववर्ती युगों से भिन्न होता है। पूंजीवाद में धन अथवा पूंजी जो उत्पादन में लाभ के लिए लगाई जाए सबसे महत्वपूर्ण होती है। मशीनों से उत्पादन होता है। मशीनों में काम करने वाले श्रमिक अथवा मजदूर व्यापक वर्ग के सदस्य होते हैं। निजी संपत्ति का सबसे संगठित स्वरूप इस युग में होता है। मुनाफा ही उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य होता है। धनोपार्जन परम लक्ष्य होता है। इसलिए खून यौन दोस्ती और मानवता के संबंध बेमानी हो जाते हैं। स्वार्थ और हित के संबंध सबसे प्रमुख हो जाते हैं। पूंजीपतियों के द्वारा देश के सभी भागों में कारखाना खोले जाने के कारण देश का आर्थिक एकीकरण होता है और राष्ट्रवाद का उदय होता है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की समानता संबंधी मांगों के कारण लोकतंत्र का उदय होता है। निजी संपत्ति की सबसे संगठित व्यवस्था होने के कारण व्यक्तिगत मिल्कियत की संपत्ति का प्रचलन होता है। एक व्यक्ति को उसकी क्षमता और कुशलता के आधार पर पारिश्रमिक के कारण व्यक्तिवाद का उदय होता है एवं एकल परिवार आपसी पसंद के आधार पर प्रेम विवाह उद्योगों के प्रमुख हो जाने के कारण गांवों के स्थान पर शहरों का विकास, मशीन चलाने के लिए पढ़े लिखे मजदूरों की आवश्यकता के कारण जन शिक्षा का विकास और अखबारों का प्रचलन होता है। धर्म कमजोर पड़ जाता है। सामाजिक नियम विवेकपूर्ण हो जाते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की कुछ खास विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम पूंजीपति आपस में खूब प्रतियोगिता करते हैं, इसलिए इनमें सार्थक एकता नहीं होती है। उनकी वर्ग चेतना आधारहीन फॉल्स क्लास कॉन्शसनेस होती है। मजदूरों द्वारा सुविधा की मांग और प्रतियोगिता के दबाव के कारण मुनाफे की दर घटती जाती है। प्रतियोगिता के कारण स्वयं बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को खा जाते हैं। दूसरी ओर मजदूर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ काम करते हैं। वे शिक्षित होते हैं, वे राजनीति जानते हैं और वे अपनी ग्रामीण जड़ों और पारंपरिक औजारों से कटे होते हैं। इसलिए मार्क्स ने वह जगत प्रसिद्ध नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो, खोने के लिए अपनी जंजीरों के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और पाने के लिए सारा जमाना है। मार्क्स के अनुसार इन कारणों से मजदूरों की एकता और वर्ग चेतना ठोस एवं वास्तविक थी। पहली बार वर्ग विभाजित समाज में एक अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग एवं बहुसंख्यक मजदूर वर्ग में संघर्ष होता है। इसके पहले शासक अल्पसंख्यक वर्ग एवं नई तकनीकी के वाहक अल्पसंख्यक वर्ग में बड़ संघर्ष होता आया था। पूंजीवाद में उत्पादन के केंद्रों के बहुत बड़ा होते जाने, इन पर कम से कम परंतु बहुत पैसे वाले पूंजीपतियों के अधिकार के कारण एवं मजदूर वर्ग के राजनैतिक रूप से संगठित होने के कारण जो भयानक वर्ग युद्ध होगा, उसमें पहली बार बहुसंख्यक मेहनत कशों की जीत होगी। इसके परिणाम स्वरूप मार्क्स के अनुसार समाजवादी समाज का उदय होगा। यह समाज मजदूरों के राज्य, मजदूरों की तानाशाही, उत्पादन के स्रोतों के सामाजिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी का अधिकतम विकास एवं जनता के न्यूनधिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होगी। चूंकि मजदूर वर्ग शोषण का शिकार हो चुका है, इसलिए वह ऐसे उपाय करेगा जिससे मानव द्वारा मानव के शोषण को सदा के लिए समाप्त किया जाए। समाजवादी समाज में वर्ग होंगे, मजदूरों के अतिरिक्त, चूंकि दूसरों के
पास ताकत नहीं होती, इसलिए वर्ग संघर्ष भयंकर नहीं होंगे एवं समाज में विभाजनों का प्रभाव संघर्षकारी नहीं होगा। ठीक, इस तरह समाज में परिवर्तन को कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत के रूप में दिया। नेक्स्ट क्लास आई विल प्रेजेंट दिस।